नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो और अपनी जगह फिजिक्स पढ़ने के लिए उत्सुक हो। आइए प्यारे विद्यार्थियों, हमने लास्ट सेशंस के अंदर क्या क्या जाना था। हमने जो पहला चैप्टर है, फंडामेंटल फोर्सेज क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, उनके बारे में डिटेल से जाना। एरर क्या होता है, मेजरमेंट किस तरह से हम करते हैं, और फिर हमने जो क्या नाम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और किस तरह से हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, इसके बारे में सब कुछ जाना। साथ ही हमने नेक्स्ट जो मैथमेटिकल फिजिक्स जाना। मैथमेटिकल फिजिक्स में हमने जाना वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स को किस प्रकार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर्स को किस प्रकार हम डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, और वेक्टर्स का हमने किस तरह से मैग्नीट्यूड जब ऐड करते हैं तो क्या मैग्नीट्यूड आता है, क्या उसकी डायरेक्शन आती है, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिया। फिर लास्ट सेशन में हमने ये भी जाना कि किस तरह से एक जो वेक्टर दे रखा है उसका रिजोल्यूशन किया जा सकता है, 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में किस तरह से जो डायरेक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आइए मैथमेटिकल फिजिक्स जो हमारे मैथमेटिक्स मोटे मोटे तौर पे जो काम आने वाली थी उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एवरीथिंग इज जो सब कुछ भी हमने डिस्कस किया वो हमारे काम में आने वाला है। अब प्यारे दोस्तों चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मोशन, 1D मोशन, ए 1 डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोशन क्या होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोशन की बात करें यानी फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसका नाम है मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स में प्यारे दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके या तो रेस्ट, ऑब्जेक्ट आइदर इन रेस्ट और इन मोशन, इसकी जो स्टडी हम करते हैं वो हम मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। यानी हमारे पास सीधे सीधे तौर पे कहो, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो किस तरह से एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। सीधे सीधे हम जैसे देखते हैं कि हमने मोटर चलाकर पानी के मॉलिक्यूल को हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की और छत पर रखी जो टंकी है उसके अंदर हमने उसको भेज दिया, वहां पर जाकर उसको उस टंकी के अंदर रख दिया, तो वो वाटर का मॉलिक्यूल उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके यानी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। जब भी हमें जरूरत पड़ती है, हमें स्नान करना है, हम टैप को खोल लेते हैं और आसानी से हम स्नान कर लेते हैं। हमें उस समय मोटर चलाने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी उस वाटर मॉलिक्यूल के पास वहां पर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो भी एक मैकेनिकल एनर्जी ही होती है। उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ये सारी चीजें हम जान चुके हैं। अब यहां हम मोशन की स्टडी करना चाहते हैं, यानी एवरी ऑब्जेक्ट इस दुनिया के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, गैलेक्सीज के अंदर, सब जगह हर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन में है। नथिंग इज एब्सोल्यूट, ध्यान रखिएगा, नथिंग इज एब्सोल्यूट, ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है या रेस्ट में है। नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। यानी हर एक जो ऑब्जेक्ट है किसी न किसी के रिलेटिव वो क्या कर रहा है, या तो मोशन में है या रेस्ट में है। हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपने आप में फ्री है, स्वतंत्र है, वो किसी दूसरे के रिलेटिव, दूसरे के सापेक्ष वो मोशन नहीं कर रहा या रेस्ट में है। यानी जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो, हमारे जो सन है उस सन के सराउंडिंग कौन मोशन करता है, अर्थ। मेरे प्यारे दोस्तों अर्थ के सराउंडिंग में कौन मोशन करता है, सैटेलाइट्स यानी मून या बाकी सैटेलाइट्स। और ये जो सन है ये सन भी रेस्ट में नहीं है, ये सन भी क्या करता है, गैलेक्सीज जो होती हैं, मिल्की वे जो है हमारी जो मिल्की वे है मेरे प्यारे दोस्तों, इस मिल्की वे का जो सेंटर है, इस मिल्की वे के सेंटर के सराउंडिंग में ये भी क्या करता है, मोशन करता है। कहने का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। यानी किसी दूसरे के रिलेटिव यदि हम बात करें तो वो रेस्ट में हो सकता है। जैसे
एग्जाम्पल की बात करें, आप किसी बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हो, बस का ड्राइवर या आपके पास वाला जो पैसेंजर है वो आपकी नजर में वो क्या है, रेस्ट में है। यानी आप पाओगे जहां पर आप बैठे हो कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद, सपोज आप ट्रेवल कर रहे हो 5 घंटे, तो 5 घंटे वो आपके पास ही बैठा रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके आगे चला जाएगा, आपके पीछे रह जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी वो आपके रेफरेंस में, आपके रिलेटिवली वो क्या है, रेस्ट में है। बस का जो ड्राइवर है वो आपके रेस्ट में है। यानी उस बस में जितने भी पैसेंजर है वो सारे के सारे आपके लिए वो रेस्ट में है। बट यदि जिस लोकेशन से आप उस बस के अंदर बैठे हो वहां पर कोई आदमी खड़ा है और वो आपको ऑब्जर्व करना चाहता है, तो आप कुछ समय बाद में उससे इनविजिबल हो जाओगे। मीन्स आप मोशन में हो, उसके रेफरेंस में, उसके रिलेटिवली आप मोशन में हो। यानी आप वहां से दूसरी जगह चले जाओगे, आप थोड़ी देर बाद में उसको दिखना बंद हो जाओगे। यानी समय के साथ आप अपनी पोजीशन में चेंज करते जा रहे हो, तो उसे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि आप मोशन में है, और आपको ये ऑब्जर्व हो रहा है कि वो मोशन में। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, कि पेड़ है, आप गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, आप बाहर देखते हो, आप बाहर झांक के देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पेड़ चलते दिखाई देते हैं। जो गाड़ियां हैं, बस ये दुकान है, मकान है, सब कुछ आपको ऐसे लगता है कि सब कुछ चल रहा है, पर ऐसा थोड़ी होता है। मकान है, मकान थोड़ी चल रहा है, पर आपके रिलेटिवली मकान क्या हो रहा है, चल रहा है। वो रेस्ट में नहीं है, वो रेस्ट में नहीं। रिलेटिव बात करेंगे हम, एब्सोल्यूट कुछ भी बात नहीं करेंगे। यानी आप ये भी कह सकते हो कि अभी हम इस स्थिति में हैं, जैसे आप जहां पर भी बैठे हो, आप ये अपने आप को ये कह सकते हो क्या कि आप रेस्ट में हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि आप अर्थ के ऊपर बैठे हो और अर्थ अपनी अक्ष के अबाउट रोटेट कर रही है। आप लगातार घूम रहे हो, इस पूरी स्पेस का ट्रेवल कर रहे हो। आपके ऊपर जितना भी स्पेस है वो स्पेस लगातार बदलता जा रहा है। छोड़ के स्ट्रेटोस्फेयर, आपका जो एयर, आपके ऊपर का जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो तो वही का वही है। यानी जो आपके ऊपर जो एयर का जितना भी है वो सारा का सारा आपका है, पर उसके ऊपर का जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस आपका नहीं है, लगातार बदलता जा रहा है। इसीलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, स्टार्स की लोकेशंस लगातार बदलती रहती है। आपको लगातार वहां पर जो स्टार्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे पाते हैं। थोड़ी देर बाद में देखते हो तो स्टार्स वहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले गए। आप कल देखोगे तो वो स्टार्स जिस ओरिएंटेशन में थे कल, वो आपको वैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब है, आप धीरे धीरे स्पेस की बात करो तो स्पेस लगातार आपके लिए चेंज होता जा रहा है। आप मोशन में है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप रेस्ट में आराम से कुर्सी पर बैठकर आप मेरे को सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। आप रेस्ट में नहीं हो मेरे प्यारे दोस्त, आप उस एक्सिस के अबाउट अर्थ पर लगातार उस स्पेस की यात्रा कर रहे हो, उस स्पेस को ऑब्जर्व कर रहे हो जो लगातार बदलता जा रहा है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि सन के अराउंड ये अर्थ भी क्या कर रही है, वहां पर भी रिवोल्व कर रही है, अपनी अक्ष पे तो रोटेट कर रही है, और उस सन के अराउंड रिवोल्व कर रही है, तो वो भी लगातार क्या कर रही है, पूरे उस स्पेस के अंदर आपको ट्रेवल करा रही है। फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सन भी रेस्ट में नहीं है, ये सन भी क्या कर रहा है, इस मिल्की वे का जो सेंटर है उसके भी सराउंडिंग में क्या कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मिल्की वे का सेंटर भी फिक्स नहीं है, ये भी यूनिवर्स के अंदर क्या कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है। यानी नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन मोशन। यानी हम कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बता सकते जो हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट में रहने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो रेस्ट में है। कहने का मतलब हर कोई मोशन में है। तो ये मोशन कितने टाइप की होती है, ये मोशन कौन कौन सी होती है, इसकी हम स्टडी इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। चैप्टर का हमारा नाम है वन डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले हम मोशन के टाइप देखते हैं, किस तरह के मोशंस होती हैं, उसके बाद में हम वन डायमेंशनल मोशन की स्टडी करेंगे डिटेल से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मोशन होती है ऑन द बेस्ड ऑन द बेसिस ऑन डायमेंशनल motion is of three types। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सबसे पहला वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। दूसरा
टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। तीसरा मेरे प्यारे दोस्त, थ्री डायमेंशनल मोशन। कहने का मतलब है वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। यानी इनको हम किस प्रकार डिफाइन करें मेरे प्यारे दोस्तों, वन डायमेंशनल मोशन जो होती है, यदि देखो इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में से लास्ट सेशन में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस। जिस तरह से आप जिस भी रूम में बैठे हो, जहां पर भी हो, आप एक बार अपने कॉर्नर को, इस रूम के कॉर्नर को देखिएगा, उसमें आपको ऐसे तीन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में एक ऐसे लाइन जाती हुई दिखाई देगी। यानी तीनों जो कॉर्नर्स हैं, तीनों एजेज है, तीन एजेज आपको ऐसे दिखाई देंगी। यानी आपके रूम की जो साइज है वो क्यूबॉइड शेप में है। क्यूबॉइड की जो एजेज है एक कॉर्नर की, वो तीन है, और तीनों जो एजेज है वो एक एक एज रिप्रेजेंट करेगी एक्स एक्सिस को, दूसरी वाई एक्सिस को, तीसरी जेड एक्सिस को। एक बात ये भी गौर करिएगा, यहां पर आपको ऐसा फील नहीं होगा, पर उस कॉर्नर को देखिए, आप अपने रूम के कॉर्नर को देखिए, जिसमें एक कॉर्नर से तीन एजेज निकलने वाली है। यानी तीनों एजेज के बीच का एंगल कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तीनों एजेज से कितना डिग्री का कोण बन रहा है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90। क्लियर है। चलो तो अक्ष एक्सिस की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर आई कैप का इस्तेमाल किया जाता है, वाई की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप का, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए के कैप का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ से अमेरिका जाना है, आपको यहाँ से यूरोप में जाना है, पेरिस का एफिल टावर देखना है, तो पेरिस के एफिल टावर का जो लोकेशन है, वहाँ का जो पोजीशन है, वो पोजीशन यानी एक्स एक्सिस, वो आपके ओरिजिन से, आपसे वो कितने डिस्टेंस पर है, उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए। आप प्लेन के अंदर देखोगे, आप वहाँ एक प्लेनर सरफेस है, यानी आप सरफेस पे उतरोगे, अर्थ की सरफेस पे लैंड करोगे एरोप्लेन से, और वो वहां पर आपको जो लोग एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड जो पॉइंट्स है वहां पर ले जाकर छोड़ेगा। यानी वहां पर आप टैक्सी लोगे एयरपोर्ट से, उसके बाद में आपको वहां पर छोड़ेगा हमेशा। अब पर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अर्थ तो लगातार रोटेट कर रही है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी कर रही है, तो हमारे लिए ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो जो पोजिशंस है, वो पोजिशंस हमेशा हमें वहीं पर ही क्यों मिलते हैं। भाई पेरिस भी जैसा आप रिवॉल्व कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो अर्थ के साथ, तो वो पॉइंट भी तो रोटेट कर रहा है, वो भी तो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो लोकेशन तो लगातार चेंज हो जानी चाहिए। पर ऐसा क्या होता है दोस्तों, ये जो पोजीशन है ग्लोब के ऊपर, अर्थ की जो पॉइंट्स है वो हमने फिक्स कर रखे हैं कि यहाँ का जो पॉइंट है वो इतना है, यहाँ का पॉइंट इतना है, जिससे हमें आसानी रहती है, उस पॉइंट पर हमें जाने में बहुत ही आसानी रहती है। तो कहने का मतलब है हम इस प्रकार एक पॉइंट का, जैसे इस पॉइंट, कोई मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स एक्सिस पर मुझे इतना चलना पड़ता है, वाई एक्सिस पे मुझे y1 चलना पड़ता है, और जेड एक्सिस पे मुझे z1 चलना पड़ता है। तो वो हम वहां पर कट लगाकर यानी वो पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम डायमेंशन किस प्रकार फाइंड आउट करें, यदि यदि एक डायरेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ चेंज होता है, और बाकी जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, टाइम के साथ उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है, तो अब उस तरह की जो मोशन है उसे क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। मीन्स इफ वन कोऑर्डिनेट, इन्हें कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक ये कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग with time, but other two coordinates are constants, then the motion of object
इज कॉल्ड वन डी मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। ये तो रहा मेरे प्यारे दोस्तों वन डायमेंशनल मोशन का एक डेफिनेशन। यानी यदि ये एक कोऑर्डिनेट कोई सा भी एक, जरूरी नहीं एक्स एक्सिस ही हो, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, यदि जेड एक्सिस चेंज हो रहा है टाइम के साथ और एक्स और वाई फिक्स है, तो ऐसी जो मोशन होगी, ऐसी मोशन क्या कहलाएगी? वन डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जाम्पल है क्या? इसका एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल है एक पटरी है और इस पटरी के ऊपर क्या चल रही है? ट्रेन चल रही है। तो ट्रेन का जो मोशन है वो कैसा है? ट्रेन का जो मोशन है, ट्रेन का जो मोशन है वो कैसा है? ट्रेन एक स्ट्रेट डायरेक्शन में है, यानी एक एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को, जिसको भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट वेस्ट किधर भी जा रहा है, तो आप इसको एक एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर दो या वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर दो, तो इसकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी? वन डायमेंशनल मोशन होगी। या एक चींटी जो होती है, एक आंट जो होती है, एक डोरी के ऊपर, एक स्ट्रिंग के ऊपर वो चलती है, तो उसकी जो मोशन है, उसकी जो मोशन है वो कैसी कहलाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। तो ऐसे अनगिनत एग्जांपल हमारे सामने होते हैं। यानी केवल एक स्ट्रेट लाइन को यदि फॉलो करे तो उसकी जो मोशन होगी उसे बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। ये जो चैप्टर है इसी पर बेस्ड है, यानी केवल और केवल इस चैप्टर में हम वन डायमेंशनल मोशन की स्टडी करेंगे। बाकी दो दो और डायमेंशन है, यानी टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। टू डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन मेरे प्यारे दोस्तों क्या होती है? इफ टू कोऑर्डिनेट्स of the object are changing, varying या changing with respect to time, but other one coordinate is fixed, then motion of the object is called two dimensional motion। जैसे एक पत्थर को आपने उछाला, वो पत्थर यहां से उछलकर, यानी एक्स एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर दो, वाई एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर दो, ये उछलकर यहां पर गिर गया, तो इसकी जो मोशन होगी, यानी आपने एक क्रिकेटर हुआ है, धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, वो बाउंड्री से क्रॉस कर गया, तो वो जो बॉल जो है, वो बॉल का जो मोशन होगा वो किस प्रकार का मोशन होगा? टू डायमेंशनल मोशन होगा। टू डायमेंशनल मोशन का वो एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से यानी पत्थर को फेंकोगे, पत्थर का भी जो एग्जाम्पल है वो भी कैसा है? टू डायमेंशनल मोशन है। ऐसे आप कह सकते हो कि एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर एक चींटी चलती है, इस तरह से रेंगती रेंगती चलती है, उसमें ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जो मोशन है वो भी कैसी है? टू डायमेंशनल मोशन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन नाम से पता चल रहा है, इफ all three coordinates of the object is varying with respect to time, then its motion is called
थ्री डायमेंशनल मोशन, 3D मोशन। मूवी देखते हो, मूवी के अंदर जो आपको मूवमेंट दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं, 2D या 3D? वो 2D, विजिबली 2D होते हैं, वैसे 3D होता है। 3D का 2D विजन हमको दिखाई देता है, यानी स्क्रीन के ऊपर एक सरफेस के ऊपर दिखाई देता है, उसमें एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। बट आजकल ऐसे ग्लासेज यूज कर सकते हो, आप थिएटर के अंदर जाते हो, ग्लास यूज करते हो, 3D ग्लासेज। कुछ मूवी 3D मूवी होती है तो वो ग्लास का यूज करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो स्क्रीन के बाहर आके मुक्का लगा रहा है, बाहर आके हिट कर रहा है, यानी वो जो मूवी होती है वो 3D मूवी होती है, तो उसका नाम भी 3D मूवी कहलाता है। तो इस तरह का एग्जाम्पल कौन से होंगे, जैसे रॉकेट, एरोप्लेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन को देखो ऐसे जाना तो पड़ता है, साथ साथ में घूमना भी पड़ता है, इधर भी घूमना पड़ सकता है, इधर भी घूमना पड़ सकता है। तो ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस, तीनों एक्सिस काम में आएंगे, एक्स वाई जेड, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स उसको जरूरत पड़ते हैं। तो इस तरह से जो मोशन होती है, मोशन तीन प्रकार की होती है, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। इस चैप्टर में हम अध्ययन करने वाले हैं 1D मोशन। इसके आगे वाला चैप्टर है उसमें 2D मोशन। 3D मोशन का आपके इसमें सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम 1D मोशन और 2D मोशन का आपका एनसीईआरटी के जो सिलेबस में दे रखा है। प्यारे दोस्तों, मोशन के तीन टाइप और होते हैं, ये तो थे डायमेंशनल बेस्ड। अब हम पढ़ने वाले हैं मोशन के जो तीन टाइप है, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन तीन तरीके की होती है। एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरी होती है रोटेशनल मोशन। जैसे आपने देखा होगा कि एक पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, उसकी ताड़ी जो है लगातार एक एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट करती है। तो उसकी मोशन कैसी है, रोटेशनल मोशन। मोशन तो है रोटेशनल मोशन। अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है। जितनी भी अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट, जैसे मोटर है, मोटर भी अपने एक्सिस के अराउंड, शाफ्ट के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है। तो शाफ्ट जो है वो रोटेट करती रहती है ना उसकी, तो वो रोटेशनल मोशन है ना। साइकिल का टायर है, एक्सल के अराउंड क्या करता है, रोटेट। गाड़ियों के टायर एक्सल के अराउंड रोटेट करते हैं। रोटेट करने के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। और कईयों में ऐसा होता है रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन दोनों होता है, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन दोनों। जैसे साइकिल का टायर, मोटरसाइकिल का टायर, गाड़ी का टायर रोटेट करता है, साथ साथ में वो एक जगह से आपको दूसरी जगह भी पहुंचाता है। तो वो जो मोशन है वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन है। आपके इस चैप्टर में जो स्टडी है वो केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन की स्टडी हम आगे के चैप्टर जो है उसके अंदर करने वाले हैं, वहां पर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल वो स्टडी भी आने वाली है, और केवल रोटेशनल की स्टडी हम करने वाले हैं। तो अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं, यानी ट्रांसलेशन का मतलब समझ गए आप, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आपको जाना है, टाइम के साथ आप अपने लोकेशन में चेंज कर रहे हो, तो उस तरह की मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। जो सीलिंग फैन होता है, टेबल फैन होता है, वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, या गाड़ी के जो पहिए होते हैं वो भी अपने एक्सल के अबाउट रोटेट करते हैं, उसकी जो मोशन है वो वैसी मोशन क्या कहलाएगी, रोटेशनल मोशन। और रोटेशन के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो उस तरह की मोशन को कहते हैं रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं ट्रांसलेशनल मोशन कौन सी, 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है, 1D मोशन। पहली बात तो आपको बताऊं, मोशन की जो स्टडी है जिस ब्रांच में करते हैं उसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स। स्टडी ऑफ मोशन of any object in the branch is called kinematics। मैकेनिक्स की जो पार्ट है एक काइनेमेटिक्स, उसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। 1D मोशन हमने क्या जाना कि एक एक्सिस पर जो, एक एक्सिस का जो वैल्यू है
यानी उसमें चेंज आएगा, बाकी दो क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। कहने का मतलब कोई भी एक रेफरेंस एक्सिस ले लो बाय टेकिंग एनी वन ऑफ द रेफरेंस एक्सिस, तीन है, तीनों में से कोई सी भी एक्सिस ले लो आप। सपोज मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, तो एक्स एक्सिस इस प्रकार है, ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन के इस साइड जाओगे आप, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर जाओगे आप, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। इधर की जो वैल्यूज है वो कैसी होंगी, नेगेटिव होगी। यानी इसे मैं 1 2 3 बोलूँ, 5 बोलूँ, 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से ये वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, ये वैल्यूज नेगेटिव होंगी। इस तरह से हम एक रेफरेंस एक्सिस पर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोशन के अंदर बात करते हैं पोजिशन। पोजीशन की बात करें, यानी ये एक्सिस जो है कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप को। ये कौन सी डायरेक्शन को, माइनस आई कैप। ठीक है। जनरली यहाँ पर जो एक सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आप वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स वेक्टर लिखोगे तो एक्स वेक्टर में अंडरस्टूड है कि एक ही डायरेक्शन में है, दो डायरेक्शन इसके अंदर आएंगे, तो अपने डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। वैसे यदि आप लिखना चाहो, सपोज यहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, इसे मैं बोल दूं x1, और यदि ये x2 है तो क्या हो जाएगा, x1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i कैप। x2 की बात करूं तो x2 वेक्टर क्या हो जाएगा, 4i कैप। और यदि इधर x3 है तो, इधर x3 है तो x3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3i कैप। इस तरह से हम वेक्टर को बता सकते हैं कि इसकी पोजीशंस कहां पर है, ये इसकी पोजीशंस आएगी। यानी पोजीशन जो है, यानी ओरिजिन से वो पार्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लोकेशन ऑन द रेफरेंस एक्सिस is called position। ऑब्जेक्ट लोकेशन फ्रॉम दी ओरिजिन, इसका ध्यान रखना, फ्रॉम दी ओरिजिन से हम हमेशा देखेंगे, ओरिजिन, ओरिजिन से वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, वो जो उसकी लोकेशन है वो क्या कहलाएगी, उसकी पोजीशन कहलाएगी। अब आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करें तो ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, यानी उसमें हम वेक्टर की डायरेक्शन यानी उसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर दें तो वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब दोस्तों एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे आपने अभी देखा कि ये हमारा एक रेफरेंस एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन है, ये यहाँ पर कोई पॉइंट्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर है -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पर देखो, इसको मैंने प्लस आई कैप बोल दिया, इसको मैंने माइनस आई कैप बोल दिया। अब क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सपोज एक पार्टिकल ओरिजिन ओ से शुरू होता है, ओरिजिन ओ से शुरू होकर वो पहले यहाँ पर पहुंच जाता है ए पर, और वो ए से वापस चलकर यहाँ पर पहुंच जाता है बी पर। तो अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब आपसे जैसे कहा जाए, इफ पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स मोशन from origin O
and finish the motion at B traveling through the पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी के थ्रू वो ट्रेवल करता है, तो यानी कहने का मतलब उससे पहले पॉइंट ए पर जाना पड़ेगा, पॉइंट ए, और फिर उस पॉइंट ए से उसे कहाँ आना पड़ेगा, पॉइंट बी पर आना पड़ेगा। यानी वो पहले यहाँ जाएगा, फिर वो वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसका क्या है, ये इनिशियल पोजीशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से वो अपनी मोशन को स्टार्ट करता है और इस फाइनल पोजीशन पर चला जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी डेफिनेशन काम आएगी। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। यानी शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है किसकी, ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की। कहने का मतलब है ये वाली जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, ये वाली क्या कहलाएगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिट इसका होता है मीटर में, और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, ये होती L1, यानी m0 L1 T0। इस तरह से हम उसकी डायमेंशनल इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो एग्जांपल है इसको सोल्व करते हैं। बताओ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओ बी क्या हो जाएगा, इसका फाइनल पोजीशन हो जाएगा। यानी इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ x0 एक्स बी माइनस x0। फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, -3 -0, यानी माइनस का 3 आई कैप। यानी ओ बी यदि वेक्टर की बात करूं मैं, यानी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ओ बी वेक्टर, जो -3 आई कैप होगा। अब यदि आपसे कहा जाए कि दोस्तों बताइए इसके द्वारा टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल की गई, आइए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। डिस्टेंस, टोटल path length traveled by the object is called distance। इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 L1 T0, जो हमने पहले पढ़ भी लिया, पहले चैप्टर में हमने डायमेंशन और यूनिट के बारे में काफी डिस्कस किया। जो पहला एग्जांपल है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, O से B पर पहुंचने के लिए थ्रू A, वाया A आपको B पर पहुंचना, तो पहले आपको यहाँ जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तो टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ वाली, यानी OA प्लस AB। OB इज इक्वल टू OA प्लस AB। इसमें वेक्टर नहीं आता, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहां कितना हुआ, OA प्लस AB, OA प्लस AB। OA की वैल्यू कितनी है 3, AB की वैल्यू कितनी है
ए से लेके बी तक की 3 ईयर 3 ये 6 हो गए ना, तो यहाँ हो गए +6, ये कितना आ गया 9, साथ में यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। तो इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे किस तरह से स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू किस प्रकार हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत बहुत शानदार शानदार टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं कि एक पत्थर को ऊपर उछालो तो वो कितने टाइम बाद में आपके हाथ में आ जाएगा। आप एक पत्थर को उछालो, कितने स्पीड से आप उसको फेंक रहे हो कि कितने स्पीड से आपके हाथ में वो आ जाएगा। और आपको कितनी बड़ी बात है, आप उसको हवा में उछालो, आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी हाइट का अंदाजा अपने आप लग जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशंस करके आप इतने सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, आप ये अनगिनत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके सामने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप बने रहिएगा। आपका लाख लाख शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। और आपसे एक निवेदन है कि आप अपने प्यारे दोस्त हैं उनको भी बताइएगा, उनको भी एक शेयर कीजिएगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और इस चैनल से जुड़े, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। आपको मैं कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ 11th और 12th, साथ ही साथ 10th और 9th के फिजिक्स का पोर्शन भी मैं कराने वाला हूँ। तो जो भी आपका नॉन बच्चा है, जो भी आपका दोस्त है, आपका साथी है, उसको आप अवगत कराएं, उसके पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। आपको शानदार शानदार अंदाज में ये सारे टॉपिक मैं कराने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जुड़े रहे, जुड़ने के लिए लाख लाख शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।